नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हंस एकेडमी चैनल पर। तो कल के टॉपिक से हम आज कंटिन्यू करते हैं। कल हमने टॉपिक को पढ़ा था भारत में संवैधानिक विकास। भारत में संविधान के विकास का आरंभ कहाँ से होता है, तो उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून आए। इसके बाद फिर ये ताज का शासन आया। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन आए। उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनों के अंतर्गत और कौन कौन से शासन आए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके बाद फिर 1786 का एक एक्ट आया, अधिनियम आया। इस 1786 का जो एक्ट था ना, इसने क्या पावर दे दिया था कि जो गवर्नर जनरल था वो विशेष परिस्थितियों में कुछ भी अधिकार, मतलब विशेष अधिकार ले सकता है। ऐसी कोई कंडीशन है कि गवर्नर जनरल को कोई निर्णय लेना है, कोई अधिकार लेना है, कोई कानून बनाना है, तो वो कानून या अधिकार ऐसा कोई नियम बना सकता है। ये 1786 के एक्ट में ये बात हो चुकी थी। ठीक है। अच्छा, कोई भी अगर निर्णय को निरस्त करना है तो वो निरस्त भी कर सकता है। 1786 का एक्ट ये कहता है कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में निर्णयों को निरस्त करने का अधिकार दे दिया गया। उसका जो पूर्व का निर्णय था भैया हम ऐसा काम करेंगे, तो वो ऐसा काम समाप्त कर सकता है। ऐसा अधिकार, ऐसा कोई कानून था उसको समाप्त कर सकता है। ठीक है। ऐसा अधिकार लेने वाला जो सर्वप्रथम व्यक्ति था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, जो कि इस प्रकार की परिस्थितियों में इस प्रकार के निर्णय ले रहा था, अधिकार दे दिया, मतलब जिसको मिला था। क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ही आता है, जिसको सिविल सेवा का जनक कहा जाता है भारत में। इसके बाद फिर चार्टर आया। चार्टर क्या है? एक राजा या महारानी द्वारा आदेश पत्र होता था जिसको हम चार्टर कहते हैं, एक घोषणा पत्र जिसको चार्टर कहा जाता है। तो चार्टर एक्ट सीरीज आरंभ होती है, तो 4 चार्टर आते हैं। ठीक है। इसमें से पहला चार्टर 1793 का था। 1793 का चार्टर एक्ट क्या करता है कि कंपनी का जो व्यापार था ना वो 20 वर्षों के लिए और एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया था। कंपनी के अधिकार को कितने 20 वर्षों के लिए और एक्सटेंड कर दिया था, बढ़ा दिया था। ठीक है। इसके बाद जो नियंत्रक बोर्ड था ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना, उसको क्या किया था कि भारतीय राजस्व, किससे? भारतीय राजस्व, वो अपने राजस्व से नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू से नहीं, भारतीय राजस्व से वेतन देंगे। ठीक है ना, मतलब कि कहीं ना कहीं कोष किसका खाली होगा? इंडियन रेवेन्यू में कमी आएगी। अपने रेवेन्यू से वो वेतन देने की व्यवस्था उन्होंने आरंभ नहीं की थी। ठीक है। इसके बाद ये एक्ट में सिर्फ ये 2 ही बातें। चार्टर एक्ट फिर 1813 का आया, और 1813 का चार्टर एक्ट क्या आया कि जो कंपनी का एकाधिकार था ना, कंपनी का क्या था? व्यापार का एकाधिकार था कि सिर्फ कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती, मतलब एक का एकाधिकार, मतलब एक का अधिकार सिर्फ कौन? कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है और कोई नहीं। ऐसा नहीं है, बोले कोई भी अंग्रेज भारत में व्यापार कर सकता है। ठीक है ना, तथा सभी अंग्रेजों को छूट मिल गई थी। तो जो एक मतलब एकाधिकार वाली पॉलिसी चल रही थी ना कि सिर्फ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी, नहीं, बोले ऐसा नहीं है। राजा द्वारा जारी हुआ, महारानी द्वारा आदेश जारी हुआ कि कोई भी अंग्रेज जाए और भारत में व्यापार कर सकता है। ठीक है। किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन और चाय और चीन पर एकाधिकार, जो मोनोपोली है वो बनी रहेगी। ठीक है। बाकी सब अधिकार और अंग्रेजों को छूट मिल गई थी, केवल चाय और चीन पर एकाधिकार रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है। इसके बाद कंपनी को पुनः 20 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए एक्सटेंड किया जा रहा था। मतलब कि पहले 20 वर्ष के लिए गया, फिर 20 वर्ष के लिए, पुनः 20 वर्ष के लिए आप व्यापार कर सकते हो। तो पुनः 20 वर्षों के लिए अधिकार को और अधिकार को एक्सटेंड कर बढ़ा दिया गया था। ठीक है। इसके बाद तीसरी कहानी क्या थी कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया वार्षिक क्या होगा? वार्षिक व्यय हो गया बस भारतीय शिक्षा। अब देखो यहाँ पर वो लोग जब आए हैं तो वो क्या आने लगे, यहाँ वहाँ की अपने यहाँ की कल्चर आने लगी। ठीक है। वहाँ की सिविलाइजेशन भी आने लगी। साथ ही साथ 1813 का जो चार्टर था, ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति मिल चुकी थी। अब क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी संख्या में विस्तार करना था। संख्या में विस्तार कब होगा? जब भारतीय ईसाई लोग यहाँ पर शिक्षा का, सभ्यता का, अन्य चीजों का प्रचार प्रसार करेंगे, धर्म का, रिलीजन का, इस प्रकार का प्रचार प्रसार करेंगे, उनकी संख्या में बढ़ोतरी आएगी। ठीक है। भारत में ईसाई दलों की अनुमति मिल गई 1893 के, ठीक है, 13 का चार्टर एक्ट में। अगला चार्टर आया 1833 का, महत्वपूर्ण है 1833 का,
क्या हुआ था, संपूर्ण भारत में क्या सेंट्रलाइजेशन हो गया था, केंद्रीयकरण, जो कि पहले पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, विकेंद्रीयकरण थी, अब एक के हाथ में सत्ता आ गई है। ठीक है, केंद्रीयकरण की दिशा में पहला कदम था ये 1833 का जो चार्टर था। कैसा केंद्रीयकरण किया गया भाई इसमें, कैसा पहला कदम था। पहले अभी क्या हो रहा था, बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 का रेगुलेटिंग, बंगाल का गवर्नर ना होकर गवर्नर जनरल बनेगा। ठीक है, रेगुलेटिव कहते हैं। 1833 का चार्टर क्या क्या, बंगाल का गवर्नर नहीं होगा, बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं होगा। अब क्या होगा, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और प्रथम जो भारत का गवर्नर जनरल बना था वो थे विलियम बेंटिंग। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड क्यों लगा, क्योंकि ये वहां की उच्च सदन, लॉर्ड क्या उच्च सदन उसके सदस्य हुए थे। ठीक है, तो विलियम बेंटिंग पहले क्या बन गए, भारत के गवर्नर जनरल बन गए। इनको क्या पावर मिल गई, सैन्य और नागरिक शक्तियां इन्हीं में थी। महत्वपूर्ण क्या है कि इसमें सैन्य शक्तियां और नागरिक शक्तियां दोनों किसके पास आ गई, अब गवर्नर जनरल के पास आ गई हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कोई संस्था, व्यापारिक संस्था नहीं है, अब एडमिन संस्था है, यहाँ पे प्रशासनिक संस्था के रूप में काम करेगी। ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक संस्था नहीं है, अब पूर्ण रूप से कौन सी संस्था हो गई है, व्यापारिक संस्था ना होकर प्रशासनिक संस्था बना दिया गया। ठीक है ना, इसके बाद सिविल सेवकों के लिए क्या हो गई, ये खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया 1833 के चार्टर के तहत। ठीक है, पहली बार भारत में सिविल सेवकों के लिए, ठीक है, कंपटीशन कब आरंभ हुआ, 1833 का चार्टर एक्ट में बात थी। ठीक, अगला क्या है कि 1834 में कानून में रिफॉर्म किया गया था, लॉ में रिफॉर्म किया गया था, तो विधि आयोग बना। तो जो विधि आयोग है ये 4 सदस्यीय था, और पहला विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है, विधि आयोग से संबंध है। 1833 के तहत भारत में लॉर्ड मैकाले आया। ठीक है, कि कानून में किस प्रकार से परिवर्तन होगा। ठीक है, इसके बाद 1843 में क्या होगा, लॉर्ड मैकाले ने कानून बनाया कि दास प्रथा को पूर्ण तरीके से क्या किया जाए, प्रतिबंध किया जाए। ठीक है, जो कि निषिद्ध है। तो 1843 में दास प्रथा का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। किस एक्ट के तहत, 1833 के एक्ट के तहत भारत में क्या हो गई है, दास प्रथा क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। प्रश्न पूछा जाए किस चार्टर के तहत भारत में थी दास प्रथा समाप्त हुई, 1833 के चार्टर के तहत। भारत में दास प्रथा का अंत किस सन में किया गया, 1843 में। किस एक्ट के तहत, 1833 के एक्ट के तहत। ठीक है, 1833 का एक्ट कैसा महत्वपूर्ण कदम है, केंद्रीयकरण के रूप में पहला महत्वपूर्ण कदम है, केंद्रीयकरण सत्ता हो गई है। इसके बाद फिर कौन सा है, 1853 का, ठीक है, चार्टर। यह चार्टर की सीरीज में अंतिम चार्टर है, अंतिम घोषणा पत्र है, अंतिम। ठीक है, तो अंतिम चार्टर था। परिषद से, मतलब परिषद क्या, जो गवर्नर जनरल की जो परिषद है, जो काउंसिल है, परिषद से विधायी व प्रशासनिक कार्यों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। कि मतलब कि विधायी कार्य अलग होंगे, प्रशासनिक का, विधायी कार्य मतलब विधायिका में। ठीक है ना, और क्या होगा कि 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया। 12 सदस्यीय विधान परिषद, जिसको कहते हैं छोटी संसद, बताया गया। इसको क्या बताया गया, छोटी संसद। क्या है इसमें, 12 सदस्यीय विधान परिषद का स्थापित किस एक्ट के तहत हुई थी, 1853 का चार्टर एक्ट के तहत भारत में क्या स्थापित हुई, विधान परिषद की स्थापना होती, जिसे कहा जाता छोटी संसद। इसके बाद परिषद में विधान, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, इसमें 6 नए सदस्यों में से 4 को चुनाव कहां से, जो 6 में से 4 को चुनाव कहां से होगा, बंगाल, मद्रास, बंबई, आगरा की जो प्रांतीय सरकारें हैं, यहां से चुने जाएंगी। अब किसमें, गवर्नर जनरल की जो परिषद है, काउंसिल परिषद है, 6 सदस्य होते थे। 6 में से 4 का सदस्य, 4 का चुनाव कहां से होगा, बंगाल, मद्रास, मुंबई, आगरा की प्रांतीय सरकारों से है, यहां से किया जाएगा। किस एक्ट के तहत, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। गवर्नर जनरल को विधि के लिए वीटो पावर, स्पेशल अधिकार दिए गए थे। गवर्नर जनरल किस क्या दिए गए थे, कोई कानून बनाना है ना, और नहीं बन पा रहा तो वीटो है भाई, हमारे पास स्पेशल अधिकार दिया गया था, वीटो के लिए वीटो कर सकता है वो। ठीक है, कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति, पहले क्या हो रहा था, कंपनी कर्मचारी सीधी भर्ती होती थी, कोई कंपटीशन नहीं था।
कंपटीशन किसके लिए था? लोक सेवक के लिए। और लोक सेवक के कंपटीशन के लिए किसके तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत लोक सेवकों के लिए कंपटीशन होता था। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे ना, वो उसके लिए क्या खुली भर्ती होती थी। परंतु 1853 के तहत क्या होने लगा? इसके लिए भी कर्मचारियों के लिए कंपटीशन आरंभ कर दिया गया, प्रतियोगिता की परीक्षा आरंभ हुई। पहले क्या सी होती थी? सीधी भर्ती होती थी कर्मचारियों के लिए, ठीक है। और क्या था? बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त पहले नहीं होता था। इसके बाद 1853 के तहत क्या होने लगा? बंगाल के लिए स्पेशल, बंगाल के लिए क्या होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया जाएगा। तो ये तुम्हारा पूरा हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। अगला जो शासन है, अगला जो संविधान है, वो कहां से बन के आएगा? क्राउन के से, राजा से बन के आएगा। क्यों? क्योंकि 1857 में होता है विद्रोह, सैनिक विद्रोह, गदर विद्रोह। तो उससे क्या होता है कि राजा को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गलत तो हो रहा है, तभी तो मतलब विद्रोह हुआ। तो इसके बाद फिर 1858 का ताज का शासन आरंभ हो जाता है और 1980 के 47 तक चलता है। तो ताज का शासन ठीक है, वो हम कल समझेंगे, उसमें क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।